बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना रूमी की एपिसोड नंबर 20 की अपडेट्स के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं और एपिसोड के लिंक्स मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, जहां से आप जाकर एपिसोड को फ्री में देख सकते हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स में और उर्दू सबटाइटल्स में। अगर आज की एपिसोड की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें आज की किस्त में दिखाई गई जो हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। आज की एपिसोड का स्टार्ट होता है जहां पर लास्ट एपिसोड एंड हुई थी, यानी कि मौलाना रूमी और नोयान की मुलाकात, जबकि कोनिया के शहर में रात को शम्स तबरेज़ी को ढूंढते हुए मौलाना रूमी रास्ते में निकले थे, तो तब उनकी मुलाकात नोयान के साथ होती है और नोयान उनसे अपना बेटा तलब करता है, जिस पर मौलाना रूमी का ये कहना होता है, मैं तो आपको ही नहीं जानता तो मैं आपके बेटे को किस तरह से जानता हूँगा। जिस पर नोयान कहता है मतलब कि मैं नोयान हूँ और मैं नोयान के बेटे सोकताए को आपसे वापस चाहता हूँ, और जिस तरह से आपने जादू के ज़रिए उसका जहन ख़राब किया वैसे ही आप उसे मुझे वापस भी करें। और उसके बाद जब मौलाना उनसे दूर जाने लगते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आप मेरे बेटे को मुझे वापस नहीं दे सकते तो मैं आपको कत्ल कर दूंगा। जिस पर मौलाना का कहना होता है कि मुझे ना आपकी ना ही अपनी जान की परवाह है। जिस पर वो उन पर हमला करने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन उमर अता बेग आकर नोयान को रोक लेते हैं। जिस पर नोयान कहते हैं कि अगर मैं उनकी जान नहीं लूँगा तो फिर मैं तुम्हारी जान ले लेता हूँ। और उसके बाद जो है वो उमर अता बेग और साथ ही साथ नोयान जो है वो आपस में लड़ते हुए नज़र आते हैं और मौलाना रूमी शम्स तबरेज़ी को ढूंढने के लिए शहर में घूमने लग जाते हैं और उनको आवाज़ें भी देने लग जाते हैं। और इस तरह से लगता है जैसे एक बच्चे की कोई चीज़ खो गई और वो पूरे शहर में उसको ढूंढता फिर रहा हो। उनके घर में भी लोग परेशान होते हैं, उनकी जो बीवी हैं वो भी सोच में पड़ी होती हैं कि पता नहीं वो मौलाना रूमी कहाँ पर है, और वो बहाउद्दीन को भी ये बात बोलती हैं कि आप जाकर मौलाना रूमी को अपने घर ले आए। जिस पर वो कहते हैं कि क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी मुझे ख़बर नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक नहीं हुआ या शायद हो गया है, लेकिन हम लेट हो चुके हैं क्योंकि अलाउद्दीन भी उस वक्त घर पे मौजूद नहीं होते और अलाउद्दीन भी आज शदीद दुख में नज़र आते हैं और रोते हुए भी दिखाई देते हैं। और मौलाना रूमी पूरे शहर में शम्स तबरेज़ी को ढूंढते नज़र आते हैं, लेकिन उनको वो कहीं पर भी नहीं मिलते। उसके बाद वो दरवाज़े पर जाकर सिपाहियों से भी पूछते हैं कि क्या यहाँ से शम्स तबरेज़ी बाहर निकले हैं। जिस पर सिपाही कहते हैं कि हम यहाँ पर शाम से खड़े हैं लेकिन कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकला, और बहाउद्दीन को बोलता है कि यहाँ पर इंतज़ार करने से बेहतर है कि आप घर चलें। दूसरी जानब बात की जाए तो नोयान को बचा लेते हैं इस्फ़हानी, और इस्फ़हानी उमर अता बेग को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन नोयान कहते हैं कि आप इसको नहीं मारेंगे, ये मेरा है, यानी इसको मैं खुद कत्ल करूंगा, लेकिन उस वक्त कत्ल करूंगा जब इसके हाथ में तलवार होगी। और अलाउद्दीन भी मतलब इस तमाम वाक़े के बाद वो अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वो अपने घर वापस आते हैं तो उनकी मुलाकात दोबारा हो जाती है अपनी नानी के साथ, और उनकी जो नानी है वो उनके इंतज़ार में बैठी होती है। नानी या दादी आप बल्कि नानी ही कह लें। और नानी की जब उनसे पूछती हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं और क्या वाक़या हुआ है, तो उस पर अलाउद्दीन रोने लगते हैं और कहते हैं कि मैं अपने वालिद मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन की तरह कभी भी नहीं बन सकता। मौलाना जलालुद्दीन शम्स तबरेज़ी का दरवाजे पर इंतज़ार करते रहते हैं और लोग भी उनको देख रहे होते हैं और सिपाही भी देख रहे होते हैं। लोग तो इस वजह से भी शहर के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उमर अता बेग ने दरवाज़ों को बंद करवा दिया होता है, इस वजह से कि नोयान जो है वो कोनिया के शहर में मौजूद है और वो ये नहीं चाहते होते कि नोयान जो है वो आसानी से इस शहर से निकल जाए। लेकिन इस्फ़हानी जो है वो इतनी आसानी से उनको नोयान तक पहुंचने तो देने वाला नहीं था। तो सुल्तान को सारी सूरत हाल से बाखबर किया जाता है कि नोयान जो है वो कोनिया के शहर में मौजूद है और वो मौलाना मोहम्मद जलालुद्दीन को कत्ल करने के लिए आया है। तो उस पर इस्फ़हानी कहते हैं कि शायद वो सिर्फ हमारी फ़ौज की जो हालत है वो देखने आया हो कि हम कितनी ताकत रखते हैं। तो
तो इस पर वो इस्फहानी का यही कहना होता है, लेकिन उमर अता बेग का कहना होता है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करता जिस पर मुझे यकीन ना हो, इसलिए मेरी ये राय है कि ये जो दरवाजे हैं जितने भी कोनिया के उनको बंद कर दिया जाए ताकि कोई भी शख्स अंदर बाहर ना जा सके। लेकिन इस्फहानी कहते हैं कि इसके बरक्स करना चाहिए, हमें उसको अपनी ताकत दिखानी चाहिए। दूसरी जानब मौलाना रूमी शम्स तबरेज़ी के जाने के बाद काफ़ी बीमार हो जाते हैं और कीमिया को भी अलाउद्दीन के कमरे की सफाई पर एक कपड़ा मिल जाता है जिस पर खून के निशान लगे होते हैं। और इसके बाद इस्फहानी और इदरीस अफंदी की मुलाकात दिखाई जाती है और इदरीस अफंदी कहते हैं कि अब मौलाना का ख़तरा नहीं रहा क्योंकि हमने शम्स तबरेज़ी को उनके रास्ते से हटा दिया है। और उसके बाद उनको सोना भी दिया जाता है और उसको इदरीस अफंदी कहते हैं कि मेरी ये दुनिया छोटी सी और आपके ख्वाब के सामने से मेरी दुनिया जो है वो बहुत छोटी है। जिस पर आगे से इस्फहानी ये बात बोलते हैं कि मैं नोयान को भी ये बात दिखा दूंगा कि मेरी ताकत के बगैर वो कुछ भी नहीं है और उसकी ताकत मेरी ताकत से कम है। इसके बाद मौलाना रूमी का हरम दिखाया जाता है जिसमें कीमिया जो है वो उस कपड़े का जिक्र करती हैं किरा खातून से और बहाउद्दीन भी इस बात को सुन लेते हैं और उसके बाद वो अलाउद्दीन के पास जाकर पूछने लगते हैं कि ये इस कपड़े पर जो खून के निशान हैं ये किसके हैं और आप कल रात को कहाँ थे। तो वो उस वक़्त वो कोई भी जवाब देने की सूरत हाल में नहीं होते, लेकिन उनकी नानी उनको आकर बचा लेती हैं और कहती हैं कि जब तक मौलाना रूमी होश में नहीं आते तब तक इस घर में इस मामले पर कोई भी बात नहीं की जाएगी। लेकिन बहाउद्दीन जो है वो काफ़ी गुस्से में होते हैं क्योंकि अगर अलाउद्दीन ने शम्स तबरेज़ी का कत्ल किया है तो उनके वालिद की इस हालत के ज़िम्मेदार भी किसी न किसी तरह से अलाउद्दीन ही हैं। खैर ये चीज़ें तो बात की बात हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि हशामुद्दीन लोगों से मिल रहे हैं और लोग उनको कह रहे हैं कि ये जो दरवाज़ा है कोनिया का दरवाज़ा उमर अता बेग के कहने पर बंद कर दिया गया है। तो उस पर हशामुद्दीन कहते हैं कि अगर उन्होंने बंद किया तो उसकी कोई ना कोई लाज़िमन वजह होगी। और उसके बाद ताजर लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं और उनसे वो पूछते भी हैं कि क्या आप शम्स तबरेज़ी के बारे में जानते हैं। तो वो कहते हैं कि हमने शम्स तबरेज़ी को रास्ते से हटा दिया है और मौलाना अब जब भी वो ठीक होंगे वो हमें बुलाएंगे। तो इस पर हशामुद्दीन उनको कहते हैं कि आप इस कदर यकीन से कैसे कह सकते हैं कि मौलाना आपको बुलाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये बाकी अब मौलाना रूमी जो हैं वो सूफ़ीज़्म में जा चुके हैं, अब वो उस सूरत हाल से वापस नहीं आ सकते। इसके बाद नोयान और इस्फहानी की मुलाकात दिखाई जाती है और इस्फहानी उनसे कहते हैं कि आप ये सोच रहे होगे कि आप इस शहर से बाहर कैसे निकलोगे। तो नोयान कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं सोच रहा, मुझे मालूम है कि मैं इस शहर से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आप मुझसे क्या चाहते हो। तो उस पर उनको बताया जाता है कि मैं आपको इस शहर से निकालने में मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में वो ज़ाहिरी सी बात है वो सुल्तान के ख़िलाफ़ उनका इत्तेहाद चाहते होंगे। और सुल्तान तो अपने कमरे में ही डरे बैठे होते हैं क्योंकि उनको पता होता है कि नोयान अब इस शहर में मौजूद है। खैर वो चलते चलते अपने बेटे के कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक शख्स वहां पर कोई सिपाही उनके बेटे से बात कर रहा होता है और उनको लगता है कि ये नोयान है और उनको देखते ही वो गुस्से में आ जाते हैं और उस सिपाही या उस लड़के को वो कत्ल कर देते हैं नोयान समझकर। लेकिन जब उनको वो ख्याल से बाहर आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये नोयान नहीं थे। तो ये एक सुल्तान की भी हालत हो जाती है जब वो डर में होते हैं और इस खौफ जो है वो किस तरह से तारी हो जाता है इंसान पर। और देख लें इतनी बड़ी सल्तनतों का ये हाल हुआ कि सुल्तान उनके डरे हुए रहे। हमारी क्या औकात है, हम तो ये समझ बैठते हैं कि हम दुनिया में हम ही अगर मैं लोगों की मिसाल दूंगा कि अगर कोई किसी इंसान की मदद करते हैं तो ये समझते हैं कि इसके रिज़्क़ का सबब ही हम है, लेकिन यहाँ पर तो सुल्तान भी डरे सहमे दिखाई देते हैं। इसके बाद जो सुल्तान मुअज़्ज़म की जो फ़ौज है वो पूरे शहर में घूमने लगती है क्योंकि इस्फहानी ने कहा होता है कि हमें चाहिए कि हम लोगों को अपनी ताकत दिखाएं और ख़ास तौर पर नोयान को। असल में उसका मकसद ये होता है कि मैं लोगों को ये सुल्तान जो है वो ताकत दिखाने के चक्कर में नोयान जो है वो बाहर निकल जाएगा और उनसे पूछेंगे भी नहीं क्योंकि नोयान को सिर्फ वो डराना चाहेंगे कि हमारी फ़ौज में इतनी ताकत मौजूद है। और ऐसा ही हुआ और उमर अता बेग फ़िलहाल सुल्तान के हुक्म के ताबे हैं तो वो उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते। और जब बायजू नोयान आखिर में जाने लगता है तो इस्फहानी उनको ये बात बोलते हैं कि आप इस बात को याद रखिएगा कि मैंने आपको किस तरह से इस फ़ौज के काफ़िले के सामने से आपको कितनी आसानी से इस शहर से बाहर निकाला।
उमर अता बेग बायजू नोयान को देख लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी इकदाम नहीं करते और कहते हैं कि ये दरवाजे खोल दिए जाएं। जिस पर बायजू नोयान कहते हैं कि मैं अभी तो इन दरवाज़ों से जा रहा हूं, लेकिन जब मैं अगली दफ़ा यहाँ पर आऊँगा तो इस दरवाजे को यहाँ पर नहीं रहने दूंगा। तो उमर अता बेग उनको ये बात बोलते हैं कि पिछली दफ़ा भी आपने यही बात की थी, लेकिन आज आप अपनी सूरत हाल को देख सकते हैं। इसके बाद आखिरकार मौलाना रूमी को होश आ जाता है और उस वक़्त अलाउद्दीन उनके सामने मौजूद होते हैं और अलाउद्दीन से सबसे पहले वो शम्स तबरेज़ी के बारे में ही सवाल करते हैं कि शम्स कहाँ हैं, क्या वो वापस आए हैं या नहीं। तो अलाउद्दीन उनको बोलते हैं कि वो वापस नहीं आएंगे और उनको सारा वाक़या भी बताते हैं कि किस तरह से मैंने उनको बुलाया और लोग उनको कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कत्ल होने से शम्स तबरेज़ी को रोक लिया, सिर्फ इस शर्त पर कि वो यहाँ से इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और मौलाना की ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। और वहाँ पर जो शम्स तबरेज़ी उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ मौलाना के लिए इस जो है वो उनसे दूर जा रहा हूँ, मुझे आप लोगों की ना ही इस धमकी से डर है ना ही अपनी मौत से डर है। और उस पर वो शम्स तबरेज़ी जो है वो अलाउद्दीन को भी कुछ बातें कह के जाते हैं कि आप अपने गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। और इसके बाद जो है जब वो ये बात बता चुकते हैं तो मौलाना भी उनसे नाराज़ हो जाते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है इन शॉर्ट करके जो इस्फ़हानी का सफ़र होता है मुगात की जानब। उसके बाद वो दिखाए जाते हैं कि वो वापस आ चुके हैं और सुल्तान को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बातें नोयान को कहीं, लेकिन वो तमाम झूठी बातें उनको बताते हैं क्योंकि वो नोयान के साथ इत्तेफाक कर चुके हैं। और उनको कहते हैं कि आप सल्जूक सल्तनत को ख़त्म करेंगे और सुल्तान को ख़त्म करके वहाँ पर अपनी मर्ज़ी का सुल्तान बिठाएंगे। और यहाँ पर तो वो उनको यही बताते हैं कि मैंने नोयान को अपनी जो है वो ताकत दिखाई है, लेकिन वो उस दूसरी जानब नोयान को सल्तनत को ख़त्म करने की दावत देते हैं। यहाँ पर अगर वो ये बात बोलते हैं कि हम इल्म के ज़रिए से अपने फ़ैसले करते हैं, तो नोयान को वो बोलते हैं कि मैं तमाम आलमों को कत्ल करने में आपकी मदद करूँगा। जिस पर नोयान कहते हैं कि सिवाय दो लोगों के, उमर अता बेग और मौलाना रूमी, उन दोनों को मैं खुद कत्ल करूँगा। और ये मतलब मौलाना रूमी को तो इस वजह से कि सोख्ताए को उन्होंने अपने पास रखा और उसको इस्लाम सोख्ताए ने कबूल कर लिया, तो इस वजह से हो सकता है। जबकि दूसरी जो इसके बाद बात दिखाई गई और सबसे हैरान कुन बात के जो इस्फ़हानी है वो बायजू नोयान के लिए एक तोहफ़ा भी लेकर गए और उस तोहफ़े को देखकर मैं भी हैरान रह गया कि उन्होंने अपनी बेटी को ही बायजू नोयान को तोहफ़े के तौर पर पेश कर दिया। तो इन शॉर्ट यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि इस्फ़हानी से बड़ा कोई बेगैरत नहीं हो सकता जिसने अपनी बेटी को ही दुश्मन के हवाले कर दिया। और यहाँ पर उसने नोयान के साथ इत्तेफाक तो कायम कर लिया, लेकिन ये इत्तेफाक ज़्यादा देर नहीं रहने वाला, क्योंकि अब अगर 20th एपिसोड हो चुकी है तो मेरे हिसाब से मौलाना रूमी की टोटल 30 एपिसोड्स हैं, तो बहुत जल्द उनका राज भी अफ़शा हो जाएगा और वो दोबारा मतलब उनको भी सज़ा दी जाएगी। तो देखते हैं कि आने वाली किस्तों में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।